क्लास बीएससी पार्ट फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर सेकंड। हम ले रहे हैं यूनिट फर्स्ट और उस यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक है वो है होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन। एक केमिकल रिएक्शन पूरी होने में दो प्रक्रियाएं होती हैं। कोई भी एक केमिकल रिएक्शन होगी तो उसके अंदर दो स्टेप होते हैं। एक में जो रिएक्टेंट है उनके बॉन्ड टूटते हैं और दूसरे जो बनता है प्रोडक्ट उसमें नए बॉन्ड फॉर्म होते हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि इसमें कोई भी रिएक्शन होने में दो स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट, क्रियाकारक अणुओं के बंधों का टूटना और दूसरा नए बंधों द्वारा उत्पाद अणुओं का बनना। हम जानते हैं एक कोवेलेंट बॉन्ड बनने में दो इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है और कोवेलेंट बॉन्ड जब बनता है तो दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होती है। ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं। इसलिए एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए कोवेलेंट बॉन्ड इस प्रकार से दर्शा सकते हैं कि एग्जाम्पल लिया Ca का, तो कार्बन और जो A है इनके बीच में एक इलेक्ट्रॉन पेयर है और उसको हम इस तरीके से शो करते हैं। कार्बन और A के मध्य एक कोवेलेंट बॉन्ड है। ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो शेयरिंग से आया हुआ है। कोवेलेंट बॉन्ड की ब्रेकिंग दो प्रकार से होती है। एक है होमोलिटिक फिशन और दूसरी है हेटेरोलिटिक फिशन। पहले हम लेते हैं होमोलिटिक फिशन। जब सहसंयोजक बंध इस प्रकार से टूटे कि प्रत्येक परमाणु के पास एक एक इलेक्ट्रॉन हो, तब इस प्रक्रम को होमोलिटिक विखंडन या समअपघटन होमोलिसिस कहते हैं। इसमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसमें से एक एक इलेक्ट्रॉन प्रत्येक एटम के पास में चला जाता है। जैसे हमने यहाँ पे एक उदाहरण लिया, इसमें कार्बन और A के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड है। अब इसकी जब ब्रेकिंग होती है तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास और दूसरा इलेक्ट्रॉन A के पास चला जाता है। इसी तरीके से Cl2 है, उनमें भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है और शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन के पास और दूसरा दूसरे क्लोरीन के पास चला जाता है। इस विखंडन में शेयर किए हुए दोनों इलेक्ट्रॉन बंधित परमाणुओं में बराबर बराबर विभाजित हो जाते हैं, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन एक परमाणु के पास और दूसरा दूसरे परमाणु के पास चला जाता है। इस प्रकार बंधित दोनों परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और ये फ्री रेडिकल कहलाते हैं। जब स्पीसीज़ के पास में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो जो नई स्पीसीज़ बनती है उनको हम फ्री रेडिकल कहते हैं। ये जो बनी हुई स्पीसीज़ है या फिर हम जिन्हें कहें फ्री रेडिकल, ये न्यूट्रल होते हैं। ये हाईली रिएक्टिव स्पीसीज़ है और बहुत कम स्टेबल होते हैं। इसके बाद हम लेते हैं स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बन मुक्त मूलकों की संरचना एवं स्थायित्व। यहाँ हमने ये डायग्राम लिया है और उससे इसको समझाने की कोशिश करते हैं। एल्काइल फ्री रेडिकल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले कार्बन परमाणु की sp2 संकृत अवस्था होती है। 3 sp2 संकृत कक्षक अन्य परमाणु से 3 सिग्मा बंध बनाते हैं और असंकृत pz कक्षक जो इस तल के लंबवत होते हैं में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। हम जानते हैं कि एल्काइल ग्रुप का +I प्रभाव पड़ता है, अतः फ्री रेडिकल कार्बन पर जितने अधिक एल्काइल ग्रुप होंगे वे उतना ही अधिक इलेक्ट्रॉन घनत्व देंगे, अर्थात कार्बन की इलेक्ट्रॉन न्यूनता को उतना ही कम कर देंगे, अर्थात फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी उतनी ही अधिक बढ़ाएंगे। टर्शरी ज़्यादा स्टेबल, फिर सेकेंडरी और प्राइमरी। फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के हाइपर कॉन्जुगेशन द्वारा अस्थानीकरण के आधार पर भी समझाया जा सकता है। हाइपर कॉन्जुगेशन हमने पहले भी डिस्कस किया है, फिर भी हम यहाँ लेते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाला pz कक्षक एल्काइल ग्रुप की
सिग्मा कक्षक के साथ अतिव्यापन करके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का अस्थानीकरण कर देता है। टर्शियरी फ्री रेडिकल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले कार्बन परमाणु पर 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं, अतः अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का हाइपर कॉन्जुगेशन द्वारा अधिकतम अस्थानीकरण होता है, इसलिए टर्शियरी फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी अधिकतम होती है। तो हम प्रेरणिक प्रभाव और हाइपर कॉन्जुगेशन, इससे हम इसकी स्टेबिलिटी को समझाते हैं। तो अभी हमने देखा कि एक बॉन्ड कैसे ब्रेक होता है और वो उसमें जो होमोलिटिक फिशन है उससे क्या स्ट्रक्चर बनेंगे, और जो स्ट्रक्चर बनते हैं उस जो स्पीसीज़ बनी है उस स्पीसीज़ की स्टेबिलिटी कैसे होगी, ये हमने आज लिया। नेक्स्ट में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।